नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं श्वेता मिश्रा अवस्थी। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम, असम और पुडुचेरी में इस बार रिकॉर्ड मतदान हुआ। जनता ने बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। अब सबकी नजरें टिकी हैं नतीजों पर जो 4 मई को आने वाले। लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल ने राजनीतिक तापमान को और बढ़ा दिया है। एग्जिट पोल के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। 5 में से 3 प्रदेश बंगाल, असम और पुडुचेरी में बीजेपी को प्रचंड बहुमत का अनुमान, यानी मुकाबला कांटे का नहीं है बल्कि सियासी उलटफेर का संकेत दे रहा है। क्या पश्चिम बंगाल में होने जा रहा है बड़ा सियासी बदलाव? क्या पहली बार बीजेपी सोनार बांग्ला में कमल खिलाने जा रही है? क्या वाकई ममता बनर्जी की सत्ता पर संकट मंडरा रहा है? दीदी की विदाई तय है या नतीजे होंगे एग्जिट पोल से कुछ उलट? आज बात इसी मुद्दे पर। और चले इस पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा देते हैं आपको। चर्चा में मौजूद हैं बीजेपी से प्रताप राव जी, बहुत स्वागत है प्रताप जी आपका। हमारे साथ कांग्रेस विचारक मौजूद है राधेश्याम तंवर जी, बहुत स्वागत है राधेश्याम जी आपका भी। एकलव सिंह जी भी चर्चा में शामिल हुए, विषय विश्लेषक है। एकलव जी बहुत स्वागत है। और साथ ही पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी भी मौजूद है। योगेश जी आपका भी बहुत स्वागत है। बेहद खास है क्योंकि जिस तरह से लगातार वोटिंग का दौर शुरू हुआ, तारीख क्या आती है, इसके बाद उन चरणों में वोटिंग होती है। वोटिंग आज संपन्न होने के साथ ही एग्जिट पोल पर नजर, और एग्जिट पोल बहुत कुछ इशारा करते हैं परिणामों को लेकर। प्रताप राव जी आपसे शुरुआत करना मैं चाहूंगी। ये एग्जिट पोल क्या आपको लगता है कि वाकई में सटीक बयां कर रहे हैं या कोई बड़ा उलटफेर भी हो सकता है? क्योंकि बीजेपी के लिहाज से तो ये एग्जिट पोल बहुत बढ़िया है। हाँ श्वेता, पहली बात तो मैं बंगाल की जनता को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देना चाहूंगा। उसने भारत के राजनीतिक इतिहास में एक इबारत कर दी, किस तरह से लोकतंत्र को मजबूत किया जाता है और कैसे अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग करके कैसे यहाँ की व्यवस्था को और मजबूत किया जा सकता है। ये बंगाल की जनता ने दिखा दिया। आखिर में डर, भय और गुंडागिर्दी सबके बीच जो वहाँ चुनाव आयोग ने आज जो व्यवस्था की, उस व्यवस्था के चलते भय मुक्त होकर जिस तरह से बंगाल की जनता बाहर निकली, उससे एक बात तो साफ तौर पे जाहिर है कि लंबे समय से ऐसे सैकड़ों, हजारों, लाखों लोग होंगे जिन्होंने भय के कारण अपना मत नहीं दिया होगा और हमेशा मतदान करने से वंचित रहे होंगे। लेकिन आज जिस तरह से 93-94% तक पोलिंग जाने की उम्मीद है, तो उससे साफ तौर पे जाहिर है कि बंगाल का हर व्यक्ति इस चुनाव को लेकर ललायत था। और ये साफ बताता है कि किस तरह का बदलाव चाह रहा है। देखिए, लंबे समय से वहां आज़ादी के बाद से ही जिस तरह का आतंक कम्युनिस्ट कांग्रेस और टीएमसी की लगातार शासन ने फैलाया, उस से मुक्त होकर बंगाल का मतदाता बाहर निकला। जहां तक एग्जिट पोल की बात है, देखिए एग्जिट पोल भी इसी तरह के आंकलन करते हैं, तो हमारा कभी एग्जिट पोल से कोई विरोध नहीं है। एग्जिट पोल एक निश्चित तौर पे एक फौरी तौर पे एक बताते हैं कि वहाँ की क्या हालात हैं। तो ये एग्जिट पोल निश्चित तौर पे बता रहे हैं। उससे पहले से ही भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कहती आ रही है कि असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 2/3 बहुमत से रिपीट होगी, और वो एग्जिट पोल भी दिखा रहे हैं। बंगाल में हम लगातार जीत का और बड़ी जीत का दावा कर रहे थे, और वही एग्जिट पोल दिखा रहे हैं। और मेरा तो मानना है कि देखिए, एग्जिट पोल से भी बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे, लेकिन एग्जिट पोल भी जो है उसी दिशा की ओर संकेत कर रहे हैं। पौंडीचेरी की बात, छोटा सा स्टेट है, लेकिन पौंडीचेरी की बात भी, पौंडीचेरी में लगातार बीजेपी कह रही थी कि हम वापस आएंगे। वो केरल भी कह रहे हैं। केरल, देखिए केरल में हमने हमेशा से ये कहा कि हम पहले से बेहतर करेंगे, और सारे के सारे एग्जिट पोल हमारे जो वोट शेयर है उसको 3 गुना 4 गुना तक बढ़ा रहे हैं। और वो एक बात हमारे लिए एक संतोषजनक है कि लगातार हमारा जो विचार प्रवाह है वो केरल में बढ़ता जा रहा है। केरल सबसे दुरूह राज्य है भारतीय जनता पार्टी के विचारों के हिसाब से, लेकिन वहां हमारे कार्यकर्ता जिस प्राण के साथ लड़े हैं और विचारों को आगे बढ़ा रहे हैं, और वो चुनाव परिणाम के जो वोट परसेंटेज में दिखाई दे रहा है, इसलिए हमें पूरी तरह से संतुष्टि है।
तो कुल मिलाकर हम जो एग्जिट पोल को स्वागत करते हैं और निश्चित तौर पे एग्जिट पोल से भी बेहतर परिणाम एग्जिट पोल में आने वाले हैं। चलिए ठीक है, नहीं इससे भी बेहतर आंकड़े देखने को मिलेंगे। इस सरकार तो बनाते हुए नजर ही आ रहे हैं। राधेश्याम तंवर जी, अब देखिए कांग्रेस तो एग्जिट पोल में आना ही नहीं चाहती, चर्चा करना, जबकि इस बार एग्जिट पोल तो कांग्रेस को जश्न मनाने का मौका दे रहे हैं। हम बात अगर तमिलनाडु की करें, केरलम की करें, कैसे देखते हैं? क्या एग्जिट पोल को लेकर आपका क्या रिएक्शन है और कांग्रेस की जीत को लेकर क्या कहेंगे कि जो आंकड़े हैं आपको लगता है यही परिणाम है या कुछ उलटफेर हो सकता है? देखिए, ये बात कई बार अपने इतिहास में देखा है। जैसे एग्जिट पोल जो बताते हैं, ठीक उसके विपरीत खूब बार रिजल्ट आया हमारे देश के अंदर। इसलिए इसका अंतिम निर्णय मानना मैं समझता हूँ जल्दीबाजी होगी। केरल और तमिलनाडु में भी मैं बात एग्जिट पोल की कर रहा हूँ। हाँ। तमिलनाडु हो चाहे केरल हो चाहे बंगाल हो, मतलब इसमें भी उलटफेर हो सकता है। अगर एग्जिट पोल की हम बात कर रहे हैं तो सच्चाई इस बात की कहीं भी इनके आंकड़े उलटफेर होते आए और होते रहेंगे। तो इनके ऊपर अब अपने 100% विश्वास की बात करें तो मैं समझता हूँ न्याय संगत नहीं है। ठीक है। दूसरी बात, इस देश में इस बात की बहुत खुशी की बात है कि जहाँ 55% 60% के ऊपर हम लोकतंत्र की जीत मानते थे, आज जो 90 से ऊपर जो पोलिंग हुई इस देश के अंदर, उसको हम पूरे देश को इसका जश्न मनाना चाहिए और लोकतंत्र के प्रति लोगों का जो आकर्षण है उसके प्रति हमें बहुत खुश होना चाहिए। असली लोकतंत्र की स्थापना वोट अगर 90% से ऊपर है तो हम लोकतंत्र का शासन मान सकते हैं। तो इस बात की में खुशी है। और रही बात हार जीत की, तो अगर हम बात करें तो ममता जो बनर्जी है, जो काफी समय से 15 साल से 20 साल जो शासन में है, वो उनकी जो राजनीतिक शिक्षा कांग्रेस है, तो वो कांग्रेस में, यूथ कांग्रेस में उन्होंने अपना प्रदर्शन किया। ये हमारी थोड़ी कमी रही, हम ऐसी फाइटर महिला थी उसको हम रख नहीं पाए। ये हमें इस कैमरे के ऊपर देश के सामने स्वीकार करना चाहिए कि हम हमारी कमियों की वजह से हार रहे हैं। हमें बीजेपी जैसी 100 पार्टियां नहीं हरा सकती, लेकिन जो हमारा तो ढांचा बदल गया कुछ समय से, कार्यकर्ताओं की उपेक्षा कर रहे हैं हम। जो पार्टी में पैसा तंत्र है वो हावी हो गया, आइए के लोग हावी हो गए। अगर राजस्थान की हम ऑडिट करें तो मैं समझता हूँ देश में जिस प्रकार से कांग्रेस का जो नीतिगत फैसला होना चाहिए ना, वो नहीं हो रही। मोदी जी को हम हरा दे, तो ऐसी कोई बात नहीं है। कांग्रेस आने वाले समय में चेहरे बदलेंगे। मैंने अभी कह रहे हैं बीजेपी नहीं, कांग्रेस को कांग्रेस ही हरा रही है अंदरूनी तरह से। कांग्रेस की नीतियां थोड़ी वफादार कार्यकर्ताओं को और जो जहां उनका स्थान होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा। और जो नेता जो नीतिगत जो बातें करते हैं उन नेताओं को पीछे कर दिया गया है। और लोग पे आदमी धन के प्यासे वो लोग पार्टी पर कब्जा करके रखे हुए हैं। अगर आप हम ऑडिट करें कार्यकर्ता के हिसाब से तो नकली लोगों ने कब्जा कर रखा है। पर राजस्थान हो चाहे दिल्ली हो, इस वजह से हमारे बीजेपी की ताकत नहीं है हमको हराने की। हम 1000 मोदी से मुकाबला कर सकते हैं, बजाय हम अपने संगठन को ठीक कर ले, नीतियों पे चले, ईमानदारी रखे, पारदर्शिता रखे, कार्यकर्ता की हम सम्मान करें। तो ऐसी पार्टी 2 मिनट बाद बहुत बढ़िया जीती थी। लेकिन ये जीत हार तो जनता तय करती है और कांग्रेस भरोसा नहीं जीत पा रही है। शायद ये भी तो वजह है, अंदरूनी तौर पर तो कमजोर पड़ी रही है। आप ये मानेंगे? क्यों नहीं भरोसा? भाई वोट तो जनता करेगी और अगर जनता वोट कर रही है तो फिर वो मोदी जी को करे, राहुल जी को करे, क्या है वो तो जीत हार तो वही तय करेगी। नहीं, जनता तय करेगी। लेकिन अगर हमारे जैसे जिस हमारे इंदिरा गांधी हमारे पास नेता थी, हमारे पास मनमोहन सिंह नेता थे, हमारे पास ऐसे इतिहास में बड़े बड़े नेता थे जिनकी आज नहीं है। आज नहीं है, इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ। स्वीकार करते हैं? बिल्कुल स्वीकार करता हूँ। हार के कारण होते हैं, स्वीकार करता हूँ। हमारे पास वो आकर्षण नहीं है। ठीक है। एकलव जी, एग्जिट पोल इन 5 राज्यों के, पुडुचेरी की भी हम बात कर रहे हैं, फिर 30 सीटों की हम बात कर लें या 294 सीटों की बात कर लें, पश्चिम बंगाल खासतौर से, इस एग्जिट पोल को लेकर क्या कहता है आपका एनालिसिस? क्योंकि कुछ बार, कई बार नहीं, बहुत बार नहीं, लेकिन कुछ बार ऐसा हुआ है कि एकदम उलटफेर देखने को मिला है। लेकिन अभी जिस तरह से एक नजर आ रहा था प्रचार प्रसार से लेकर, लोगों की रिएक्शन से लेकर, वहां मेहनत करने को लेकर बीजेपी या फिर टीएमसी के रिएक्शन, और चुनाव के दौरान भी जो घटनाएं भी देखने को मिली, आपको लगता है कि ये एग्जिट पोल जो एक तरफा आंकड़ा दिखा रहा है अमूमन वही परिणाम होगा? सबसे पहले पश्चिम बंगाल को लेकर ही रिएक्शन। देखिए श्वेता जी, मैं समझता हूं कि आज इतिहास रच दिया गया है। ये जो एग्जिट पोल का जो डेटा है, ये आगे जाके एग्जैक्ट पोल बनता है या नहीं, ये मैं नहीं कह सकता। परंतु इतिहास क्यों रच दिया गया है, इसके लिए सर्वप्रथम तो मैं समझता हूं कि हम सभी को, हमारे चुनाव आयोग, हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय और हमारे केंद्रीय सुरक्षा बलों का आभार प्रकट करना चाहिए कि बंगाल के इतिहास में पहली बार इतना हिंसा और भय से रहित चुनाव हुआ है। मैं समझता हूं कि इसलिए इतिहास तो आज रच ही दिया गया है। दूसरी बात यह है श्वेता जी कि देखिए, जिस तरह का वोटर टर्नआउट आज हमने देखा है, उसमें एक बात तो साफ है कि जो हम इतने दिनों से ये बात कर रहे हैं कि बहुत मेजर टक्कर है बंगाल में, मैं समझता हूं कि ऐसा नहीं है।
जब 90% से ऊपर वोटिंग हो रही है, तो मेरा मानना यह है कि या तो 3 कार्यकाल के बाद भी ममता बनर्जी इतनी प्रभावी हैं कि उनके विरोध में कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, बल्कि एक ऐतिहासिक लहर है, और या फिर दूसरा जो सिनेरियो हो सकता है वो ये है कि जनता ने इस बार बदलाव के लिए नहीं, बदला लेने के लिए मतदान किया है। और देखिए श्वेता जी, जिस तरह से एग्जिट पोल का डेटा आ रहा है और जो वहां पे जिस तरह के समीकरण हैं, मैं एग्जिट पोल के हिसाब से नहीं, डेटा के हिसाब से नहीं, लेकिन इन समीकरणों के हिसाब से जो दूसरी स्थिति है वो मुझे ज्यादा सही होते हुए दिखती है। इसके कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण तो जो मुझे लगता है कि ममता बनर्जी जी का जो सबसे इंपॉर्टेंट वोट बैंक था, जिसमें बीजेपी का सेंधमारी करना जरूरी था अगर वो टक्कर में भी आना चाहते थे, वो है उनका महिला वोट बैंक। और यदि अगर इस वोटर टर्नआउट की आप डिटेल्स में जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो महिलाओं ने जिस तरह से, मतलब बीजेपी को जो उनके पक्ष में जो महिलाओं का वोट पड़ा है, आप देखिए। और मैं इसमें पर्सनली, मैं श्वेता जी मानता हूं कि जो आरजी कार की जो घटना थी उसका बहुत बड़ा योगदान है। और ऐसा नहीं है कि ऐसी घटनाएं दूसरे राज्यों में नहीं होती हैं, लेकिन हो जाने के बाद पीड़ित परिवार को सहयोग नहीं देना, जिन लोगों ने उस घटना को अंजाम दिया उनको संरक्षण देना, इस तरह की जो चीजें होती हैं, तो मैं समझता हूं कि देखिए आज भी आप देखेंगे कि वहां पे कई महिला ऐसे बोलती हैं कि दीदी तो अच्छी हैं, लेकिन जो टीएमसी के गुंडे हैं ना, उनको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो एक तो ये, दूसरी बात श्वेता जी, एक जो बहुत मेजर डिफरेंस जो मैंने देखा वो है कोलकाता में। कोलकाता देखिए, राजधानी से जो होता है वो पूरे राज्य का एक तरह से परसेप्शन बनता है। अगर पिछली बार का भी आप चुनाव देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी फाइट में ही नहीं थी, 3 से 77 सीट पे पहुंची थी, लेकिन उसके बावजूद भी कोलकाता में क्या हुआ था, 0 सीट्स आई थी। परंतु इस बार कोलकाता का परिदृश्य एकदम अलग है। जब वोटर वहां से, मतदाता अपने बूथ से जब वोट डाल के बाहर निकल रहे थे, जिस तरह की उनने प्रतिक्रियाएं दी हैं, जिस तरह का वहां पे वोटर टर्नआउट रहा है, उससे पता चल रहा है कि इस बार वहां का परिदृश्य बहुत अलग है। और मैं समझता हूं कि वहां पे जो लगभग 11 सीट हैं उसमें से बीजेपी कम से कम 5 या 6 सीट निकालेगी। एक और बात श्वेता जी जो मैं कहना चाहूंगा वो है कि जब कभी इस तरह का माहौल होता है जहां पे कि इतने वर्षों से भय, हिंसा और इस तरह की चीजें होती हैं, तो ये हमारे हिंदुओं में एक बात है कि उनमें, और महिलाओं में खास करके, कि उनमें क्रोध को पालने की क्षमता होती है। और जब वो एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाते हैं जब उनके पास वो ताकत बन जाती है कि वो अपने क्रोध को जाहिर कर सकते हैं इस मतदान के द्वारा, तब वो दिखाते हैं। तो मुझे लगता है वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और श्वेता जी देखिए, जैसा कि मैं आपको पहले भी कह रहा था, ये जो लहर और जो सुनामी की बात होती है ना, ये देखिए, ये ना कभी पहले नहीं दिखाई देती। ये जब हमें 4 मई को जब रिजल्ट आएंगे ना, तब दिखाई देगी कि लहर। आपने देखा होगा कि बिहार में भी लोग बड़े कंजर्वेटिव से फिगर्स दे रहे थे, लेकिन कहां जब 200 पहुंची तब पता चला कि किस तरह का लहर और सुनामी थी। इसका कारण होता है कि जब इतने वर्षों से, 15 वर्ष से किसी और का राज हो और इस तरह का राज हो, तो खुद को ही आत्मविश्वास कई बार नहीं होता कि हम इतिहास रच सकते हैं। और एक लास्ट में, अंत में एक बात कहना चाहूंगा श्वेता जी, कि ये ऐसा नहीं है कि ममता जी ने वहां पे फ्रीबीज की पॉलिटिक्स नहीं करी, टीएमसी की सरकार ने भी जबरदस्त फ्रीबीज की पॉलिटिक्स करी है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि कई पोल्स में एक जो बहुत बड़ा मुद्दा निकल के आया है वो बेरोजगारी का भी मुद्दा है। 14% लोग लगभग कह रहे हैं कि बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। इसका कारण यह है श्वेता जी कि ये जो फ्रीबीज भी होते हैं ना, ये एक शरबत की तरह होते हैं। आप उसमें मीठा डालते जाओ, डालते जाओ, डालते जाओ, लेकिन एक समय ऐसा आ जाता है कि बस उसकी मिठास फिर और नहीं बढ़ पाती, वो बीमारी बन जाती है। तो मैं समझता हूं, क्योंकि जब लोगों को विकास नहीं दिखता, आप महिलाओं को फ्रीबीज दे रहे हो, लेकिन उन्हीं महिलाओं के जो पति हैं, जो भाई हैं, उनको दूसरे स्टेट्स में जाना पड़ता है रोजगार के लिए। तो मैं समझता हूं कि ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा फैक्टर है। बिल्कुल। दूसरा, अगर आप चाहो तो मैं दूसरे वक्ता पहले मैं एक बार योगेश जी का मैं रिएक्शन जरूर लेना चाहूंगी। पॉलिटिकल एडिटर है योगेश जी, क्योंकि लगातार एनालिसिस आप करते भी रहे हैं, फिर चुनाव के दौरान भी आपका जाना होता है। इस बार के जो 2026 में वोटिंग हुई, अब एग्जिट पोल आया, मैं सबसे बड़ा सवाल तो मेरा एग्जिट पोल को लेकर है, क्योंकि एग्जिट पोल अपनी विश्वसनीयता कई बार खोते रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि
जनता का भरोसा वापस उतना ही, क्योंकि देखिए पार्टी है जिनके फेवर में होगा वो तो कहेंगे अच्छा है, जिनके में नहीं होगा वो कहेंगे हम भरोसा नहीं करते, लेकिन आम जनता का क्या भरोसा अभी भी एग्जिट पोल पर उतना ही है? क्या आपको लगता है कि जो एग्जिट पोल अभी बता रहे हैं इन 5 स्टेट को लेकर वो एग्जैक्ट रिजल्ट में कन्वर्ट होंगे? देखिए श्वेता, 7 में से 5 एग्जिट पोल बंगाल में बीजेपी की सरकार बना रहे हैं, और अगर हम टोटल औसत भी माने तो 160 सीटों के आसपास वो बीजेपी को दे रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात, महिलाओं का, आधी आबादी का जो वोट है, और सही मायने में महिलाएं सुरक्षा चाहती हैं, महिलाएं चाहती हैं कि वो घर से बाहर निकले तो सेफ हों, और कामकाजी महिलाओं को लेकर जो बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में 33% का जो बात की थी सरकारी नौकरियों में, वो एक बड़ा फैक्टर वहाँ पर हो सकता है, क्योंकि बड़ी संख्या में मिडिल क्लास वहाँ बसता है। और बंगाल का अपना मिजाज है, बंगाल का अपना इतिहास है। आज़ादी के आंदोलन का देश में कोई शंखनाद हुआ तो बंगाल से हुआ, पुनर्जागरण का शंखनाद हुआ तो बंगाल से हुआ, विधवा विवाह के खिलाफ वहाँ पर फिर से बात उठी, विधवा विवाह को लेकर बात उठी तो वो बंगाल से उठी। कहा जा सकता है मजदूरों का सत्याग्रह हुआ तो बंगाल से हुआ, बंग विभाजन हुआ तो बंगाल से हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी का सबसे पहले कोई राजधानी बनी तो बंगाल बनी, देश की सबसे पहले राजधानी बनी तो कोलकाता बनी। तो कुल मिलाकर बंगाल वो प्रदेश है जहाँ सुभाष चंद्र बोस, जहाँ से स्वामी विवेकानंद ने पूरी दुनिया में अलग जगाई राष्ट्रवाद की। तो ये तमाम बातें हैं जो बंगाल की ज़मीन से जुड़ी हुई हैं, और बंगाल कांग्रेस की भी धरती रही, कोई कांग्रेस का जन्म भी बंगाल से हुआ, लेकिन कांग्रेस वहाँ अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाई, और जैसा राजश्याम जी कह रहे थे कि ममता छिटक कर चली गई, नई पार्टी टीएमसी बना ली। ममता बनर्जी का ये जो कालखंड था, ये राहुल गांधी ने जो बयान दिया था प्रथम चरण के वक्त, आपको ध्यान है, उस बयान के इर्द गिर्द ये बयान काफ़ी कुछ सिनेरियो घूमता है कि राहुल गांधी खुद ही स्वीकार कर चुके थे कि सरकार टीएमसी की नहीं आ रही, जो यूपीए का सबसे बड़ा घटक दल है कांग्रेस पार्टी, और वो लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर है। एक तरह से यूपीए को लीड करती है कांग्रेस, राहुल गांधी उसको लीड करते हैं। उनका ये मानना था कि वहाँ जो शासन ममता बनर्जी ने जिस तरह से दिया वो बीजेपी के लिए रास्ते खोलने वाला रहा। तो मतलब ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव भले ही लड़ रही हो, लेकिन वो अपनी यूपीए में या अलायंस कह सकते हैं ओवरऑल देश जो इंडी गठबंधन का, उसमें वो कहीं भी टीएमसी को मुकाबले में नहीं मान रहे थे, या उनका राजनीतिक तौर पर क्या एजेंडा हो कांग्रेस का, ये अलग बात है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी डे फर्स्ट से नरेंद्र मोदी, अमित शाह जिस तरह से प्लान कर रहे थे पूरे इलेक्शन को, उन्होंने आपको देखना होगा कि मैराथन वॉर रूम बैठकें अमित शाह ने वहाँ पे ली, मैराथन सभाएं नरेंद्र मोदी ने भरी गर्मी में बंगाल में की। कई लोग ये भी कहते हैं कि एक लेडी को हराने के लिए पूरा बीजेपी के तमाम मंत्री, केंद्र सरकार और सुरक्षा एजेंसियां तमाम कहा जा सकता है सीआरपीएफ और सैनिक बल, ये सब आ गए। लेकिन चुनाव आयोग की एक रेस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही कि निष्पक्ष चुनाव हो, तो वो काम चुनाव आयोग को करना ही पड़ेगा कि कैसे वहाँ पर निष्पक्ष चुनाव कराए जाएं। और ये जो 142 सीटें दूसरे चरण की, ये सबसे मेजर सीटें हैं जो ममता बनर्जी को गेन कराने वाली। अगर इसमें बीजेपी ने सेंध लगाती है जैसे एग्जिट पोल बता रहे हैं, और अगर यहाँ 40 से 50 सीटें भी बीजेपी इन 142 में जीतती है और 110 के आसपास वो पहले चरण में आती है, तो सरकार भारतीय जनता पार्टी की बंगाल में बन जाती। तो श्वेता, केरला में हम बात कर रहे हैं यूडीएफ को लेकर, वहाँ प्रियंका गांधी को भेजा गया, और केरला में राहुल गांधी पहले चुनाव लड़ चुके वायनाड से, फिर प्रियंका वहाँ पहुंची तो गांधी परिवार की एंट्री वहाँ हुई। तभी से लग रहा था कि केरल को किस तरह से कितने टारगेट करके कांग्रेस पार्टी ले रही है कि फिर से, और 2 बार सरकार लगातार एलडीएफ की आई, एंटी इनकम्बेंसी पर भी सबरीमला जैसा मुद्दा वहाँ छाया हुआ था, और भी कई ऐसे मुद्दे थे जिनको लेकर सबसे ज़्यादा लिटरेसी केरला में है, वहाँ पर पढ़े लिखे वर्ग ने एलडीएफ को हराया या यूडीएफ की तरफ एग्जिट पोल दिखा रहा है, तो अपने आप में एक संदेश देने का काम वहाँ पर किया गया है। तमिलनाडु में स्टालिन की सरकार है, मजबूत चुनौती अन्ना द्रमुक ने देने की कोशिश की है, विजय ने देने की कोशिश की है, लेकिन तमिलनाडु का क्या नहीं कर पाई जो उम्मीद की जाती, क्योंकि आंकड़े तो ऐसे ही बता रहे हैं। हाँ, आंकड़े ऐसे बता रहे हैं कि एग्जिट पोल जो कहा जा सकता है, मुझे अभी भी लगता है कि वह डीएमके और कांग्रेस का जो अलायंस है वो वहाँ पर फिर से सरकार बनाने में लगभग काबिज हो जाएगा, क्योंकि जयललिता जैसा चेहरा वहाँ पर करुणानिधि की पार्टी के खिलाफ अभी तक खड़ा नहीं हो पाया, और समय लगेगा। लेकिन अभी कहा जा सकता है कि जो मौजूदा चुनाव है, स्टालिन जो किसी भी धर्म को नहीं मानते,
उनके लिए या उनके परिवार, मारन परिवार, या एक चुनाव ऐसा भी कहा जा सकता है जिसको लेकर वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें तमिलनाडु की राजनीति में तो तात्कालिक तौर पर उनको गेन कर गई। परिसीमन का मुद्दा, हिंदी भाषा का मुद्दा, जिसको डीएमके शुरू से लीड कर रही है, और तमाम मुद्दे लेकर डीएमके चल रही थी, वो मुद्दों को कैच भी किया उन्होंने, लोगों के बीच में मैसेज भी किया। तो कहा जा सकता है कि तो क्या आपको लगता है इन्हीं मुद्दों को लेकर ही वो कामयाब हुए? क्योंकि वहां से मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बयान मोदी के लिए दिया था, प्रधानमंत्री के लिए दिया था, तो वो भी, उस पर भी बहुत सवाल उठे थे। देखिए, बयानों को लेकर तो कांग्रेस पार्टी चुनाव के वक्त कांग्रेस के कई दिग्गज नेता ऐसे बयान देते हैं कि खुद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को संभालना भारी पड़ जाता है कि इन बयानों को क्या करें। मणिशंकर का बयान देख लीजिए, सलमान खुर्शीद हुए, सैम पित्रोदा हुए, ये ऐसे वक्त पे बयान देते हैं। और खुद पार्टी के अध्यक्ष जो है, राष्ट्रीय अध्यक्ष, अगर वो प्रधानमंत्री को अगर आतंकी कहें तो देश का कोई भी नागरिक स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि वो पद की गरिमा पर बैठे हुए हैं, उस पद की गरिमा है, न कि किसी व्यक्ति विशेष की। बिल्कुल, और अब दिक्कत यही हो जाती है कि वो उनको प्रधानमंत्री नहीं बल्कि बीजेपी का नेता मानते हैं, और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठते रहते हैं। बहरहाल चर्चा को हम आगे भी जारी रखेंगे, क्योंकि ये तो एग्जिट पोल की बात हुई, लेकिन कहां किस फैक्टर ने काम किया है इस एग्जिट पोल को सामने लाने में, क्योंकि जिसके भी पक्ष में आ रहा है उस पर चर्चा हम एग्जिट पोल को लेकर कर रहे हैं कि क्या वाकई में एग्जैक्ट रिजल्ट में तब्दील होता हुआ 4 तारीख को नजर आएगा या कुछ और भी हो सकता है। प्रताप राव जी, कई अहम फैक्टर होते हैं किसी भी राज्य में चुनाव के दौरान, प्रचार प्रसार की बात करें वो अलग बात है, हम पश्चिम बंगाल को लेकर बात कर रहे थे, लेकिन क्या वाकई में फोकस पश्चिम बंगाल ही बीजेपी का रहा है? असम में आपके लिए अच्छी खबर है कि एक बार फिर सरकार रिपीट हो रही है, लेकिन असम में भी इस बार जो बयानबाजी का दौर चला वो भी बहुत आगे तक बढ़कर गया था, अगर हम हेमंत शर्मा बिस्वा की बात कर ले तो। लेकिन क्या साउथ में उतना फोकस वाकई में बीजेपी का नहीं था, या आपको पता है कि क्या हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे इस कॉन्सेप्ट के साथ बीजेपी बढ़ी है? पहले तो मैं थोड़ा सा वेस्ट बंगाल के बारे में, मैं देख रहा था चैनल पे ही, एक महिला जो वोट डालने आई उसका इंटरव्यू ले रहे थे, तो उससे पूछा, उसने कहा पिछले 2 चुनावों में मैंने वोट नहीं डाला डर के मारे, लेकिन इस बार भरोसा था तो मैं वोट डालने आई हूँ। तो इस बार जो चुनाव था वो भय और भरोसे के बीच था, तो एक तो ये साफ साफ बताता है जी। दूसरी बात, पिछली बार चुनाव हिंसा में 300 घटनाएं हुई थी और 58 लोग मरे थे, इस बार एक भी व्यक्ति की नहीं हुई। एक और बड़ा जो आंकड़ा जो सामने आ रहा है कि इस बार कल कोलकाता की बात हो रही थी, अभी योगेश जी कर रहे थे, कोलकाता में पोलिंग परसेंटेज जो है 26% बढ़ गया है पिछली बार के मुकाबले। दूसरा, कुल मिलाकर अभी तक जो आंकड़े आए हैं उसमें 27 लाख वोट पूरे वेस्ट बंगाल में साउथ इंडिया पे जाओ। तो अब मैं बताता हूं, साउथ इंडिया पे आओ। हाँ, मैं साउथ इंडिया की बात कर रहा हूँ। मैं अब तमिलनाडु के बारे में कहा जा रहा है कि डीएमके की आएगी। डीएमके की वर्तमान में 159 यानी 159 सीट्स हैं, कोई भी एग्जिट पोल उसको उतनी सीट नहीं दे रहा है, और एआईडीएमके बीजेपी का जो गठबंधन है वो आगे बढ़ रहा है। इतना ही नहीं, पोलिंग परसेंटेज के साथ भी आगे बढ़ रहा है, यानी कि बिल्कुल नैरो मुकाबला हो गया है। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दलों ने जो मेहनत की है वो टक्कर को बराबरी पे ले आए हैं। और आप ये जो कह रहे हैं कि उस पर ध्यान नहीं, पूरा ध्यान दिया गया है, तभी वहां भारतीय जनता पार्टी जो कि एक सहयोगी पार्टी के तौर पे है एआईडीएमके, लेकिन वहां पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एआईडीएमके के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर जो पूरा जोर लगाया, उसके कारण आज कोई भी एग्जिट पोल उसे उतनी सीट रिपीट नहीं दिखा रहा, उसकी सीट कम कर रहा है और एआईडीएमके और बीजेपी की सीटों को बढ़ा रहा है। तो इसलिए जहां तक तमिलनाडु की बात है, हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं, और शायद जब एग्जैक्ट पोल आएंगे तो और बेहतर स्थिति होगी। ये एग्जिट पोल से पता लगा। इसी तरह से मैं कह रहा हूं केरल, अब केरल दूसरा राज्य था, केरल दूसरे राज्य में वहां हम मात्र 6% वोट पे थे, अब जो कम से कम 14% वोटिंग परसेंटेज बता रहे हैं, और जो 0 सीट थी उसको अब 3 तक बता रहे हैं। तो ये एक एग्जिट पोल बता रहे हैं। तो ये हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम, हमारे विचार प्रवाह के आगे बढ़ने का परिणाम, हमारे लगातार वहां की जनता से जुड़े रहने का परिणाम है कि हम तमिलनाडु और केरल जैसी जगहों पे आगे आ रहे हैं। और पौंडीचेरी की बात कर रहा हूं, पौंडीचेरी में अभी मिलीजुली सरकार है बीजेपी के साथ, वहां एनडीए की सरकार है, वो रिपीट हो रही है। सारे के सारे पोल कह रहे हैं वहां 16 से 20 सीटें तो लगभग दिखाई रहे हैं। जो दक्षिण भारत की बात भी है, दक्षिण भारत में भी लगातार एनडीए बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। निश्चित तौर पे तमिलनाडु और केरल की जो कुल मिलाकर परिस्थितियां हैं, उनमें हम जितना कर पाए हैं
और जितनी कोशिश कर पाए हैं वो हो सकता है कि कहीं ना कहीं आगे और करनी पड़े, लेकिन हमारे प्रयासों का परिणाम वहां नजर आ रहा है। ठीक है, आपने कहा आपकी कोशिश जो आप लोगों ने की वो वहां पर नजर आ रही है, लेकिन एक लफ्ज, हम कांग्रेस की अगर बात करें, क्या कांग्रेस सिर्फ केरल और तमिलनाडु में ही चुनाव लड़ रही थी? पश्चिम बंगाल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और वो ना तो दीदी के साथ ना तो मोदी के साथ, फिर सपोर्ट क्या था? देखिए श्वेता जी, दो बातें हैं कि एक तो पश्चिम बंगाल में जो राहुल जी ने एक बात करी कि वहाँ पे ममता बनर्जी जी ने जो पोलराइजेशन किया और खराब सरकार चलाई, उसकी वजह से बीजेपी के रास्ते खुल गए, उसको लोगों ने लाइटली लिया। लेकिन मैं समझता हूं कि एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है और सही भी है, क्योंकि यदि वहां पे भाजपा की सरकार बनेगी तो जिस तरह का भाजपा का नेचर है कि वो जिस तरह से एक बार सत्ता में आने के बाद जिस तरह से रीजनल पार्टीज का डाउनफॉल होता है, तो उसके बाद कांग्रेस के लिए वहां पे एक स्पेस क्रिएट होगी लॉन्ग टर्म में। तो मुझे लगता है कि ये स्ट्रैटेजी गलत नहीं है। यानी कांग्रेस को वहां पर एस्टैब्लिश होने के लिए भाजपा का सत्ता में आना, जो ईडी का जो गठबंधन था वो जिस स्पीड से भारतीय जनता पार्टी ने युद्ध की तरह बंगाल का चुनाव लड़ा, सब कुछ झोंक दिया अपना ताकत, अगर उसी ताकत के रूप में ईडी गठबंधन, इसमें सपा है, अपने ये जो लालू वाली पार्टी है, लोग जितने भी जो ईडी के गठबंधन है, चाहे वो महाराष्ट्र से हो, अगर सारे मिलकर चुनाव लड़ते तो मैं समझता हूँ ममता दीदी चुनाव जीत जाती। इस बात को स्वीकार करना चाहिए। नहीं श्वेता जी, लेकिन श्वेता जी इसका श्वेता जी जीती है, गठबंधन आ रहा है। लेकिन देखिए श्वेता जी, इसका एक इतिहास है जो अभी राधेश्याम जी ने स्वयं ही कुछ समय पहले बताया था कि आज से कई वर्षों पहले जब ममता जी खुद एक बहुत कांग्रेस की कर्मठ नेता हुआ करती थी और उस समय जब ये कम्युनिस्ट से और लेफ्टिस्ट से वहां पे अपनी लड़ाई लड़ रही थी, तो उस समय कांग्रेस ने उनकी उस लड़ाई में उन्हें अकेला छोड़ दिया था। और इसी कारण आपने देखा होगा कि ये जब इंडिया गठबंधन बना तो उन्होंने राहुल गांधी या गांधी परिवार की जो लीडरशिप थी उस इंडिया गठबंधन में कभी स्वीकार नहीं करी। दूसरी बात श्वेता जी, देखिए असम की जो बात है, मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री के बाद तो इस देश में मुख्यमंत्री होते हैं, तो मोदी जी के बाद जो सबसे पॉपुलर लीडर हैं वो योगी जी माने जाते हैं। उसके बाद कोई सबसे पॉपुलर लीडर जो बीजेपी में उभरता हुआ दिखाई दिया है तो वो हिमंता बिस्वा शर्मा ही है। तो असम में जो इस बार एक चीज डिफरेंट है कि ये पहली बार हिमंता बिस्वा शर्मा जी के कार्यकाल पे वोट पड़ा है। तो उसमें एक बात तो श्वेता जी ये है कि इस बार ऐसा लग रहा है कि बीजेपी, एनडीए गठबंधन नहीं, बीजेपी अपने दम पे पहली बार वहां पे सरकार बनाते हुए दिखेगी। और मैं समझता हूं कि शुरुआत कांग्रेस ने ठीक करी थी। गौरव गोगोई को उनके सामने सीधा एक लीडरशिप, जैसे कहते हैं कि भिड़ंत जो करी थी, वो स्टार्ट सही था, लेकिन उसके बाद जो पवन खेड़ा जी ने मुद्दा उठा दिया और वो गलत मुद्दा उठा के उस मुद्दे पे भाग जाना, तो लोग देखते हैं कि भाई कोई मुद्दा उठा दो लेकिन उसकी सच्चाई की लड़ाई नहीं लड़ो, तो फिर उसका भी चुनाव पे असर पड़ता है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस की बड़ी हार वो वहां पे पवन खेड़ा जी की वजह से। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अब दूसरी बात श्वेता जी, मैं समझता हूं कि जो अपन दूसरे स्टेट्स की बात कर रहे थे, मैं समझता हूं पुडुचेरी में तो जो हमें परिणाम दिखाई दे रहे हैं वो इसलिए हैं कि वहां पे एक कंट्रोवर्सी फ्री, जैसे कहते हैं स्टेबल गवर्नेंस दिखाई दिया है, इसलिए हमें ये परिणाम आते हुए दिख रहे हैं। परंतु केरला में श्वेता जी, मैं समझता हूं कि देखिए वहां पे जो लेफ्ट की जो समस्या हुई, जो पिनाराई विजयन है, एक तो वो बहुत वृद्ध हो चुके हैं, प्लस वहां पे भी हमेशा से एक जो रोटी पलट जाने वाली जो बात होती है वो वहां केरला में भी हमेशा रही। तो इस बार 10 वर्ष की सरकार है तो उसके अगेंस्ट एक एंटी इनकम्बेंसी है। और प्लस मैं समझता हूं जब कोई व्यक्ति इतना वृद्ध हो जाता है ना, लीडर, जैसे आपने देखा होगा कि ओडिशा में भी नवीन पटनायक जी के साथ हुआ कि जनता की एक्सपेक्टेशन, अगर जनता उनके साथ भी खड़ा होना चाहती है तो वो एक ऑल्टरनेटिव लीडरशिप चाहती है उसी पार्टी से। मैं समझता हूं कि लेफ्ट पार्टीज उसको प्रेजेंट नहीं कर पाई, तो इसलिए कांग्रेस वहां पे सरकार बनाने की स्थिति में। और अंत में तमिलनाडु श्वेता जी, मुझे लगता है कि तमिलनाडु में श्वेता जी बीजेपी को जो लोकसभा में झटका लगा, जो उन्हें अन्नामलाई की लीडरशिप में जो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट का उन्हें जब जैसे कहते हैं कि परिणाम नहीं मिला, तो उसके बाद अचानक से उनका जो एक लीडरशिप क्राइसिस आया, क्योंकि उन्हें लगा कि अब हमें अलायंस में ही जाना ठीक रहेगा। तो उस अलायंस की जो, जैसे कि अभी योगेश जी ने भी बताया कि पहले जो अपनी जया ललिता जी जैसा उनके पास फेस था, उस तरह की लीडरशिप वो प्रेजेंट नहीं कर पाए। और जो टीवीके की बात कर रहे थे, देखिए मैं समझता हूं कि वहां पे
मतलब मॉडर्न टाइम्स में रजनीकांत जी से बड़ा तो कोई सुपरस्टार हुआ नहीं। और रजनीकांत जी ने भी कुछ समय पहले यही निर्णय किया कि भाई टीवी की बात अलग है, लेकिन जनता के बीच में जाके मत हासिल करना वो एक कंप्लीटली डिफरेंट बॉल गेम है। तो जो टीवी के है, मैं समझता हूं कि ठीक है मॉडर्न, अर्बन और यूथ का वोट, लेकिन रूरल एरियाज और ग्रामीण इलाकों में जाके वो वोट पाना मैं समझता हूं कि काफी डिफिकल्ट होता है। ठीक है, क्योंकि भीड़ भी बहुत थी, फैन फॉलोइंग बहुत थी। लेकिन योगेश जी, आपसे बात करना चाहूंगा, ये तो मान लो केरल में, तमिलनाडु में तो पार्टी में कांग्रेस सरकार बना रही है वहां। मैं नहीं मान रहा, मैं क्या है वो तो एग्जिट पोल दो में चर्चा कर रहा हूं। 3 में हम जीत रहे हैं, 2 में आप जीत रहे हो, तो चल कैसे आप ठीक है, मैं वापस राधे साहब जी वापस मैं रुक कर मतलब योगेश जी, बीजेपी की बंगाल में योगेश जीत, जी, आप अपनी जीत मान ठीक है, ये एग्जिट पोल के आंकड़े योगेश जी, लेकिन समझना ही चाहेंगे कि चेहरा फैक्टर जो है क्या वो भारी पड़ता है इन चुनाव में, इन 5 राज्यों की बात करें, या फिर संगठन और मुद्दे रणनीतिक तौर पर जो किया गया है उसका असर रहा है? क्या अब फेस वैल्यू उतनी रही है या सिर्फ एक फेस पर ही लड़ाई लड़ी जाती है कि हाँ बात पे कौन है? देखिए, बीजेपी ने चौतरफा मुद्दों को बंगाल में अट्रैक्ट किया। यूपी की तर्ज पर चुनाव लड़ा, जब सालों बाद यूपी में सरकार बनाई थी, तो उस समय जो वहाँ पर गेम प्लान बीजेपी ने या उस समय जो मॉडल यूज किया था, मिडिल क्लास हो, चाहे मूल ओबीसी का वोट हो, चाहे अपर कास्ट का वोट हो, या वो पीड़ित पक्ष महिलाएं जो वहाँ पर कानून व्यवस्था और कई मामलों को लेकर जो कहा जा सकता है साइलेंट वोट हो, उसको छूने का काम बीजेपी ने किया। बीजेपी ने अपने मतदाताओं या वैचारिक तौर पर उनसे उग्र होने को भी नहीं कहा। बीजेपी की कोशिश रही कि वोटर को लाया जाए और वोट डलवाया जाए। आप तो देखिए कि गुजरात, राजस्थान और कई राज्यों के, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, वहाँ के जो प्रवासी जो बंगाल के वहाँ काम करते हैं, हरियाणा में भी, पंजाब में भी, वहाँ बाकायदा बीजेपी ने बसें लगवाई, ट्रेन में टिकट बुक कराए प्रवासियों के, और उनको बंगाल भेजा गया वोट डालने के लिए। ये टीम्स अलग से काम कर रही थी और वो अभी से नहीं काम कर रही थी। मुझे ध्यान है कि आज से 4 महीने पहले बंगाल की विधायक, एक चर्चित विधायक जयपुर में आई, और वो इसी काम के लिए आई थी कि किस तरह से यहाँ पर जो प्रवासी बड़ी संख्या में है और उनको उनका पूरा एक कहा जा सकता है रजिस्टर मेंटेन किया, उनकी लिस्ट बनाई कि कौन कौन वोट डालने वहाँ जाएगा बंगाल में, कब जाना है, कौन से वक्त जाना है, उनको क्या साधन चाहिए। ये तमाम बातें जो चुनाव में कहा जा सकता है कि, और बड़ी संख्या में SIR के कारण जो प्रवासी मजदूर हैं, बंगाली हैं, वो अपने वोट डालने वहाँ पहुँचे। उनमें जो मुस्लिम तबका है वो तो निश्चित तौर पर TMC को गया होगा, लेकिन जो अदर देन मुस्लिम्स वोटर है, जो कहा जा सकता है हिंदू है या दूसरी आबादी को ताल्लुक रखते हैं, वो वोटर मुसलमान नहीं है, लेकिन वो बीजेपी के तरफ इंटैक्ट हुआ। बीजेपी ने उनको आने जाने की तमाम व्यवस्थाएं कराई। ये बहुत बड़ा फैक्टर था। और इसके साथ ही आप देखिए कि पूरे इस इलेक्शन के अंदर बंगाल के अस्मिता का प्रश्न बनाया गया ममता बनर्जी के द्वारा। वहीं बीजेपी ने कहा कि जय श्री राम, और जय श्री राम मतलब हिंदुत्व, तो हिंदुत्व का एक प्रतीक बनाकर, और ये बीजेपी ने वहाँ वातावरण बनाया कि अगर फिर से TMC आई तो पश्चिम बंगाल की डेमोग्राफी बदल जाएगी और पश्चिम बंगाल बांग्लादेश की तरह दिखने लग जाएगा और फिर और चुनौतियां खड़ी हो जाएगी। सरहद का राज्य है, और ये तमाम बातें थी जो लोगों के मन के अंदर बैठी है। अगर बैठी है तभी बीजेपी का वोट तो दिख ही रहा है में बढ़ता हुआ। बीजेपी की 7 में से 5 एग्जिट पोल बीजेपी की सरकार बनाने, यहाँ TMC भी मजबूती के साथ खड़ी, लेकिन उनका वोट परसेंटेज या उनकी सीटों में गिरावट नजर आ रही है। और कहा जा सकता है कि ममता बनर्जी को कभी भी आपने सुबह 7 बजे निकलते हुए नहीं देखा होगा। आज उन्हें पूरी तरह निकलते हुए देखा, और शुभेंदु अधिकारी ने उनको अपने घर में घेर के रखा। अब सवाल ही उठता है, मेरा प्रताप जी से सवाल भी है कि जिस तरह के एग्जिट पोल है उस हिसाब से तो आप सरकार मान रहे हैं। अब मुख्यमंत्री कौन होगा बंगाल का? शुभेंदु अधिकारी होंगे, दिलीप घोष होंगे, कौन सा ऐसा चेहरा होगा, या फिर महिला को ही लाया जाएगा या महिला को आगे किया जाएगा? लेकिन बीजेपी ये भी कि जिन नामों पर चर्चा होती है उससे इतर ही कोई नया नाम आता है। तो ऐसा भी कुछ पश्चिम बंगाल में क्या हो सकता है प्रताप जी? ऐसा नहीं हो सकता। इस बार मैं आपको कह सकता हूं कि एक यूनिक सिचुएशन है। देखिए उत्तर प्रदेश में भी अगर आप देखेंगे तो योगी जी की जो पृष्ठभूमि है वो एक्चुअली RSS की नहीं है। वहां पे मनोज सिन्हा जी का नाम चलता था, केशव प्रसाद मौर्य जी का नाम चलता था।
लेकिन जो वहां पे इस बारे में भाई साहब ज्यादा अच्छा बता पाएंगे। नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो मतलब एक छोटा सा पॉइंट ऐड कर रहा था मेरा कि ये कहना योगी है जी जिस तरह से एक अलग पृष्ठभूमि से आए, उसी तरह से हिमांता बिस्वा शर्मा वो पहले लीडर है, मनोज सिन्हा जी तो फाइनल हो गया था। पहले लीडर है हिमांता बिस्वा शर्मा, जो कि कांग्रेस से आए और उनको मुख्यमंत्री बनाया गया पहले। और उसी तरह से श्वेता जी मैं कह सकता पश्चिम बंगाल में हूं, जो शुभेंदु अधिकारी जी ने आके 5-6 वर्ष जिस तरह से भाजपा के लिए वहां पे उनकी कार्डर स्ट्रेंथ बढ़ाई है, और जिस तरह से उनका वहां का कार्यकर्ता आज उनके पीछे खड़ा है, ये इम्पॉसिबल होगा कि भाजपा उनके अलावा किसी और को कोई और चेहरा नहीं है, या इनके काम ऐसा था इसलिए इसका नाम को आप बोल रहे हैं। ये ऐश्वर्या जी की एकलव्य जी की इच्छा है, ये ऊपर तक जाएगी। लेकिन योगेश जी ने बहुत पार्टी को कवर किया है और भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी का नेता, मुख्यमंत्री, ये नाम ये चुनावी मैदान में तय नहीं होता, ये तय होता है पूरी की पूरी तरह से रायशुमारी करके विधायकों की, और जो है उसका संसदीय बोर्ड अल्टीमेटली तय करता है। मतलब परफॉर्मेंस बात परफॉर्मेंस नहीं, देखिए जिस परफॉर्मेंस आप सोच रहे हैं तो पार्टी का नेतृत्व और कई बातें सोच के करता है। केवल आप जिसको देख रहे हैं उसी को देखकर संसदीय बोर्ड नहीं, उसके साथ कई तरह की होती है। तो इसलिए जो हाँ बताइए। मैं आपने ये बात कही, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि ये सब फैक्टर देखे जाते हैं, लेकिन दूसरे राज्यों में या हो तो फिर भी मसले, लेकिन पश्चिम बंगाल जहां पर तो कभी सरकार नहीं बनी, कभी उतनी मजबूत नहीं हो, जब पहली बार ऐसा हो तो उन फैक्टर, उन चेहरों को ध्यान में रखा जाएगा जिसकी मेहनत थी पीछे, जो लगे रहे, जो डटे रहे। तो इसलिए भी तो हम कुछ नामों को लेकर बात कर सकते हैं। नहीं बिल्कुल वही, इसलिए जैसे एक नाम शुभेंदु जी का आ रहा है ना, ऐसे ही है, क्योंकि उस समय अभी यूपी की बात चल रही थी। यूपी में जब चुनाव हुआ 2017 का, तो उसमें योगी जी का कहीं नाम नहीं था, लेकिन योगी जी सुनिए नहीं था योगी जी का, क्योंकि वहां बहुत बड़ा प्रचार में उपयोग हो गया और उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी। लेकिन पार्टी के जो हायर अप में उनका नाम नहीं था, लेकिन पार्टी ने आकलन किया कि बेस्ट कौन हो सकता है और योगी जी का नाम चुना। तो मेरा यही कहना है कि पार्टी तमाम तरह की बातों को देखते हुए, एक बात कहूं, आपको लगता नहीं कि आप सरकार सारी चीजें एग्जिट पोल के हिसाब से आप तय कर रहे हो सरकार कौन बनेगी, मुख्यमंत्री, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ये भरोसे वाली बात है, किसी को भरोसा है, किसी को कांग्रेस जीती तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा बंगाल में, एकदम पराजित मान रहे हैं। अगर लगा लेते हैं चुनाव के नतीजे के, मैं अर्ज कर रहा हूं, मेरा नतीजे के पहले हम इस तरह की धारणा रखें, मैं समझता हूं गलत है। मैं राधेश्याम जी एक और कह रहा हूं, राधेश्याम जी अपने को श्वेता जी ये बता सकते हैं कि राजस्थान में 2028 में अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा? दीदी भी ऐसा नहीं कि बिल्कुल आप पराजित मान चुके हैं, अभी रिजल्ट आने दीजिए। राधेश्याम जी इसमें मेरा जो सोच रहे थे एकलव्य जी, वो नाम ये कभी नहीं लेंगे। नहीं, योगेश जी ने जो किया, देखिए पार्टी कोई भी जीतती है हम सब लोग जानते हैं, केवल एक फैक्टर नहीं होता जीतने का, जीतने के तमाम फैक्टर होते हैं। पार्टी का नेटवर्क होता है, कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत होती है, विचारधारा का प्रभाव होता है, लीडरशिप का असर होता है, और चुनाव जिस तरह से लड़ा जाता है वो रणनीति होती है। तो ऐसे तमाम बातें होती हैं, तो इसलिए ये सारी बातें मिलकर नेतृत्व का चयन होता है, वक्त भी खत्म हो रहा है, नेतृत्व वैसे ही तैयार होता है। ठीक है, मैं फाइनल कमेंट जरूर चाहूंगी। 4 मई को परिणाम आने हैं, क्योंकि काउंटिंग हो, अभी तो ये एग्जिट पोल है जिस पर हम बात कर रहे हैं। एकलव्य जी देखिए श्वेता जी, 4 मई को क्या? नहीं 4 मई को तो देखिए श्वेता जी, मुझे लगता है कि जो हमें डायरेक्शन दिखाई दे रहा है, जो ट्रेंड दिखाई दे रहा है, वही होने वाला है। परंतु एक बात है श्वेता जी कि ये जो बात हो रही थी ना, आपको देखिए बीजेपी का वो किस तरह से ऑपरेट करती है वो समझना बहुत आवश्यक है। आप आज जो हम बंगाल में होते हुए दिख रहे हैं ना, 2016 में जब वहां पे चुनाव हुआ था, ये जो अमित शाह और नरेंद्र मोदी की लीडरशिप वाली बीजेपी है, इसकी क्या फितरत है इसको समझना जरूरी है। जब 2016 में वहां पे चुनाव हुआ था तो उस समय तो ये नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे अमित शाह, और उनका फोकस उत्तर प्रदेश पे था। लेकिन जो 2016 से 2021 की जो जर्नी थी ना, उसमें वो 3 से लेके और भाजपा को 77 पे लेके आए। और जो 21 से 26 की जर्नी है, यदि अगर ये जो एग्जिट पोल्स हैं वो होल्ड करते हैं तो हमें दिखाई दे रहा है कि क्या होने वाला है। उसी तरह से मैं आपको बता दूं श्वेता जी कि ये जो साउथ इंडिया की बात पे आज बीजेपी का एक उसको हल्के में लेते हैं ना, आज से 15 वर्ष बाद
मैं आपको लिख के दे रहा हूं, वहां भी हम वही होते हुए देखेंगे जो पश्चिम बंगाल में आज दिख हमें रहा है। पश्चिम बंगाल में होते हुए दिख रहा है, ठीक है। क्योंकि बीजेपी अपनी विचारधारा पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। ठीक है, राधे इस श्याम बात जी में फाइनल मैं कमेंट, राधे श्याम जी फाइनल कमेंट। एक मैं बताऊं आपको, पहले सबसे प्रथम बात तो हमें एग्जिट पोल को सर्वस्व नहीं मानना चाहिए। ठीक है, हमें रिजल्ट का इंतजार करना चाहिए। ठीक है। यह बात सत्य है कि जिस ताकत के साथ बीजेपी चुनाव लड़ी, ईडी गठबंधन अगर ताकत के साथ चुनाव लड़ता तो मैं समझता हूं आज दीदी की बहुत ज्यादा बेहतर होती। चलिए ठीक है, योगेश जी फाइनल कमेंट। देखिए, ये बात सही है कि एग्जिट पोल अंतिम नहीं होते और ये मानना भी चाहिए, और कई बार बंगाल में भी एग्जिट पोल वहाँ पर फॉल्स साबित हुए हैं। लेकिन जिस तरह का ये चुनाव का अब की बार सिनेरियो रहा, ये चुनाव का सिनेरियो बीते बंगाल के जितने भी चुनाव थे उन सबसे अलग है। अभी चुनाव आयोग ने कहा है कि आज़ादी के बाद सर्वाधिक रिकॉर्ड वोटिंग हुई है बंगाल में, तो इस रिकॉर्ड वोटिंग का एक मैसेज तो होगा। वो मैसेज क्या होगा? सरकार के विपरीत की हवा, उसका मैसेज होगा, अंडर करंट होगा, ये तमाम बातें हैं। और मुझे लगता है कि बंगाल अगर चेंज चाह रहा है तो वहाँ चेंज की इबारत लिखी जा सकती है, बीजेपी उसकी वाहक बन सकती है। दूसरा सबसे बड़ा, तमिलनाडु में जैसा प्रताप जी कह रहे थे कि अन्ना द्रमुक अगर सरकार भी नहीं बना रहा तब भी वहाँ पर वो उस स्थिति में आएगा कि एक मजबूत विपक्षी भूमिका निभाए। और इसके साथ ही केरला में यूडीएफ की सरकार दिख रही है जो कांग्रेस के लिए एक संजीवनी का काम कर सकती है। तो वहीं असम में हेमंत बिस्वा फिर से सरकार ला सकते हैं, इस तरह के संकेत वहाँ पर एग्जिट पोल दे रहा है। और ये बात भी सही है कि पवन खेड़ा का दाव वहाँ पर आत्मघाती हो गया और कांग्रेस के लिए वो परेशानी का सबब बन गया, और जो करी कराई मेहनत थी तरुण गोगोई की उस पर पानी भी फिरा। लेकिन इन सब के विपरीत ये कहा जा सकता है कि बंगाल का चुनाव पूरे देश के राजनीति पर असर डालने वाला चुनाव होगा। ये वो चुनाव होगा जो हम 4 तारीख के बाद न केवल भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी राजनीति। ठीक है, एक कमेंट शॉर्ट में, प्रताप जी फाइनल कमेंट। देखिए, ये जो एग्जिट पोल हैं निश्चित तौर पे वो बता रहे हैं कि एग्जिट पोल किस दिशा में जाने वाला है, और निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी वेस्ट बंगाल, असम और पुडुचेरी में सरकार बना रही है, और बाकी 2 राज्यों में भी काफी संभावनाओं के साथ आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। चलिए, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, 5 अहम राज्य चुनाव संपन्न होने के बाद एग्जिट पोल तो कहता है कि असम में सत्ता रिपीट हो रही है, तमिलनाडु में सत्ता रिपीट हो रही है जिसकी सरकार थी, केरल में कभी एलडीएफ कभी यूडीएफ, तो एलडीएफ का किला ढह चुका है और यूडीएफ वहां पर सरकार बना रही है, एग्जिट पोल कह रहे हैं। और पुडुचेरी में भी एआईएडीएमके प्लस यहां पर सरकार बनाती नजर आ रही है। लेकिन सबसे बड़ा अगर फेरबदल, उलटफेर देखने को मिलेगा, सत्ता परिवर्तन देखने को मिलेगा, तो पश्चिम बंगाल में जो एग्जिट पोल कह रहे हैं कि वहां पर बीजेपी एक तरफा बहुमत के साथ सरकार बनाती नजर आ रही है। अब ये तो एग्जिट पोल, तो इंतजार 4 मई का है जब परिणाम सामने आएगा और तब तस्वीर साफ होगी कि क्या वाकई में ये एग्जिट पोल मूड ऑफ द नेशन है या सिर्फ नैरेटिव सेटिंग टूल के तौर पर ही ये नजर आ रहे हैं। कितने एग्जैक्ट होते हैं, क्या यही परिणाम होते हैं? 4 तारीख को फर्स्ट इंडिया में सुबह से लगातार आप तक हर एक खबर, हर एक जीत हार को आपके सामने रखेगा। लेकिन फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।